हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्शंस में हम कवर करते हुए चल रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स। फिर फरवरी का यहाँ पर सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएसपी फॉर रॉ जूट इन 2026-2027 सीजन में क्या रहेगा? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से डिसाइड करते हैं एमएसपी हमारे पास कितना रहना चाहिए। तो रॉ जूट के लिए इन्होंने बताया है TD3 ग्रेड के लिए हमारा कि इसको 5,925 रुपीज पर क्विंटल रखा जाएगा, जिसमें कि 61.8% रिटर्न्स जो हैं वो हमारे फार्मर्स को मिलेंगे ओवर द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है उसमें हमारे पास में 61.8% का रिटर्न मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक कि कोई मान लो आपने सामान बनाया तो उसमें कुछ इनपुट प्राइस लगेंगे, उसको बनाने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस लगेंगे। अब उस पर यहाँ पर आप जब उसे सेल करने जाओगे तो जो प्रॉफिट होगा वो 61.8% का होगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ है 275 रुपीज पर क्विंटल का 2025-26 के सीजन में। 2014-15 में जो एमएसपी है रॉ जूट का वो 3,525 रुपीज से बढ़ा है। और गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स अपना एमएसपी रखना है। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया था, बजट आया था 2018-19, उसमें डिसाइड किया गया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि फार्मर की खुद की लेबर कितनी लगी, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर, सीड्स, ठीक है, इरिगेशन, अलग अलग यहाँ पर कॉस्ट लगती है, वो सब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गई। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड है 1971 में, बेस्ड इन कोलकाता। नोडल एजेंसी है प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस की विद सेंट्रल रीइंबर्समेंट फॉर एनी लॉसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीवीए ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2.4% हुआ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इंडिया के एग्रीकल्चर और यहाँ पर जो आपका ग्रोथ रहता है वो आपका प्रोजेक्टेड है टू स्लो डाउन टू 2.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो जो पहले था 4.9%, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ जो है हमारे पास में डिक्रीमेंट हुआ है। 2.5% का डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला है, जो कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है एग्रीकल्चर सेक्टर की। हम यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर जीवीए जो रियल वाला है, मीनिंग यहाँ पर हम जीडीपी से नहीं देख रहे। देखो, अगर मुझे यहाँ पर इन्फ्लेशन को नहीं काउंटर कर रहे हैं तो ये हमारे पास 4.9% से 2.4% हो गया। और अगर नॉमिनल देखेंगे तो ये 9.2% से 0.3 रह गया केवल। शार्पली लोअर हुए हैं, यहाँ पर वीक प्राइस गेन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जीवीए क्या करता है? जीवीए वैल्यू बताता है गुड्स और सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है या फिर सेक्टर या इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर रहे हैं। तो टोटल आउटपुट हमारा कितना हुआ माइनस हमारे पास जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुए। ठीक है, अगर जीडीपी से हमें यहाँ पर निकालना है जीडीपी जीवीए से, तो कैसे निकालते हैं? जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ये हमें एक डिटेल्ड पिक्चर देता है सेक्टोरल परफॉर्मेंस की और यूजफुल होता है ये इंडस्ट्री में अगर या फिर हमें सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर ट्रेंड समझनी है। ठीक है, न्यू बेस ईयर आया है 2022-23 का। एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीवीए में वो ये बोल रही है 18% हो जाएगा, जो कि ओल्ड सीरीज के अकॉर्डिंग 17% था। जीवीए मेजर करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर कैलकुलेटेड एज टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट यहाँ पर CMFRI ओके रिकमेंड कर रही है मिनिमम लीगल साइज फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश। सो आईकार का सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने बताया कि मिनिमम लीगल साइज कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस लाइक पॉम्फ्रेट के लिए क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर जुवेनाइल फिशिंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि अभी यहाँ पर जो ऐसा होता है ना, फिशेस में भी अडल्ट फिशेस को आप पकड़ो, ना कि वो छोटे छोटे फिशेस जो हैं। देखो होता क्या है, स्पेशली यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड आपकी फिशिंग होती है या फिर आपके पास जो नेट्स यूज की जाती हैं उसमें छोटी छोटी मछलियां भी फंस जाती हैं जो कि बड़ी नहीं हुई। अब ना तो वो आप उनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस की भी नहीं है, प्लस उनकी डेथ भी हो गई। तो इससे क्या होता है, ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम इंडिया में देखने के लिए मिलती है।
तो वो हमें नहीं करनी है। जुवेनाइल फिशेस यहाँ पर जो है ये हमारी नहीं हो, सस्टेनेबल फिशरीज यहाँ पर हमें प्रमोट करनी है। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी एंड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एडवाइजरीज निकाली हैं मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स के अंडर। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक मैश साइज रूल और साइज लिमिट्स। तो केरला और महाराष्ट्र इन्होंने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखे थे ऐसे मेजर्स। महाराष्ट्र में स्टेट फिश माना गया है सिल्वर पोम्फ्रेट को, पैम्पस अगिंट्रस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको डिक्लेयर किया गया एज अ स्टेट फिश। जो इसका मिनिमम लीगल साइज लिमिट है वो 135 से 140 mm है। और जुवेनाइल फिशिंग और ब्रीडिंग पॉपुलेशन को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नबार्ड के एग्जाम देंगे तो इस तरह के इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉरी फॉर दिस, आई वाज यूजिंग माय रेजर एंड आई हैड जस्ट बाय मिस्टेक इट ऑन सम अनदर पार्ट। सो या हमारे पास में ये जो CMFRI है ये कहाँ पर है, कोची केरला में है। ठीक है, 1947 में ये स्टैब्लिश हुआ था आईकर के अंडर, और ये मरीन फिशरी रिसोर्सेज को मैनेज और स्टडी करता है। ठीक है, ट्रॉपिकल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट, मैरीकल्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता है। अच्छा, एक ना हमारे पास में आया था डिजिटाइज्ड नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 में, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ में कोलैबोरेट कर उसको यही लेकर आए थे। ठीक है, चलो सेंटर ने लॉन्च किया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, जिसमें बूस्ट करा जाएगा डेयरी कोऑपरेटिव्स को। सो देखते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। व्हाइट रेवोल्यूशन 2 आपका पहला वाला किससे रिलेटेड था, मिल्क से रिलेटेड था, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर भी हम इंडिया के जो डेयरी सेक्टर है इसमें एक्सेलरेट करेंगे मिल्क प्रोक्योरमेंट, कैसे, बाय 50%। ठीक है, सो बेसिकली अब ये बोलते हैं कि जो हमारे पास 660 लाख रुपये लीटर्स तक का अभी तक यहाँ पर मिल्क प्रोक्योरमेंट हो रहा था, उसको 50% बढ़ाकर 1007 लाख केजी पर डे करेंगे। ठीक है, ये केजी में भी नहीं, आप लीटर्स में लिखोगे। इसके बाद में ये कौन सा ईयर बोलते हैं, ये टारगेट ईयर है 2028-19 का। अब ये कहते हैं कि हमें ना एम्पावर करना है रूरल विमेन को, साथ में हमें यहाँ पर कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा और इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स को यहाँ पर प्रमोट करना है ताकि रूरल इनकम इंप्रूव हो और न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर डेयरी कोऑपरेटिव कवरेज जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेंगे, विमेन्स एम्पावरमेंट, और मिल्क प्रोक्योरमेंट इंक्रीज होगा बाय 50% इन 5 इयर्स। सो आप देखेंगे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या मल्टीपर्पज DCS या फिर मल्टीपर्पज पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये यहाँ पर आपकी सेटअप या स्ट्रेंथन की जाएंगी अराउंड 1,20,000। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट बढ़ा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर 75,000 तो नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज लगाई जाएंगी अनकवर्ड विलेजेस में। विमेन जो है वो 70% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन डेयरी सेक्टर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो उनके रोल को फॉर्मलाइज किया जाएगा, यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। और नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट, आपके पता है डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर आपका क्या करेगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, डिजिटल टेस्टिंग डिवाइसेस, बल्क मिल्क कूलर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये नबार्ड के साथ में मिलकर ऐसा करने वाला है। और इनिशिएटिव यहाँ पर 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, डेयरी रिलेटेड मशीनरी रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स में। हमारे पास नीदरलैंड और जापान से ना बहुत ज्यादा डेयरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, खुद को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे और एक सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच रखेंगे जहां कैटल को मैनेज किया जाएगा और जो यहाँ से बायो वेस्ट होगा, ठीक है, उससे भी इनकम जनरेट की जाएगी। फाइन, तो यहाँ पर जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यहाँ पर मिलकर एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, याद रहेगा इसे। और किसके अंडर करेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 के अंडर।
फाइन। सो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है डेयरी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा करती है? न्यूजीलैंड करती है, ठीक है। तो प्रोग्राम यहाँ पर फंडेड है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD 2.0। एड्रेस करेंगे इश्यूज मैल न्यूट्रिशन के थ्रू इट्स वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट यहाँ पर नबार्ड और NCDEX लॉन्च कर रहे हैं प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम यूजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन्होंने कोलैबोरेट करा है नबार्ड के साथ, एक प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आ रहे हैं ताकि फार्मर्स प्राइस वोलेटिलिटी, यहाँ पर जो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, उनको पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा पुट ऑप्शन क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, अदरवाइज ये आपको न्यूज जो है वो समझ में नहीं आएगी। अब पहले पुट ऑप्शन समझते हैं। तो मानकर चलो एक कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक तो है हमारे फार्मर जो कि टर्मरिक सेल करना चाहते हैं, और एक यहाँ पर फैक्ट्री ओनर है जो कि यहाँ पर टर्मरिक का लेटेस्ट से पाउडर वगैरह बनाकर तब बेचते हैं। सो फार्मर को ये लगता है कि आगे जाकर जो फ्यूचर में हमारे पास में प्राइसेस हैं वो क्या हो सकता है, यहाँ पर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रखेंगे जिसमें कि 200 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग टर्मरिक बेची जाएगी। अब अगर मार्केट में लेट अस कंसीडर 15th ऑफ मार्च को ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था ये आपका मैच्योर होता 15th ऑफ अप्रैल, लेकिन इन्होंने फार्मर ने क्या किया, एक पुट ऑप्शन खरीदा। अब पुट ऑप्शन हमें क्या देता है, राइट टू सेल, बट हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मीनिंग मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकती हूँ, नहीं बेचना चाहूँ तो नहीं बेच सकती, लेकिन इसमें हमें एक डेट डिसाइड करनी होती है जिसे एक्सपायरी बोलते हैं कि ये ऑप्शन इसी दिन तक आपका चलेगा। तो हमारे पास में मान लो यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो थी वो 15th ऑफ मार्च थी। अब 15th ऑफ मार्च में जो प्राइस चल रहा है वो 150 रुपीज पर केजी चल रहा है। अब यहाँ पर फार्मर चाहते हैं कि नहीं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस टर्मरिक को सेल कर दे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितना है, 200 रुपीज पर केजी। तो ये 15 मार्च को ही इसको इस रेट पर सेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये बोलते हैं कि हमारे पास में जो क्रॉप्स कवर की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी टर्मरिक, जीरा, धनिया, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है कि नबार्ड सब्सिडाइज करेगा प्रीमियम्स को फॉर पुट ऑप्शन। अब प्रीमियम जो हम खरीदते हैं, मैंने बताया कि पुट ऑप्शन हमें चाहिए, तो पुट ऑप्शन में जो पुट ऑप्शन लेता है उसको यहाँ पर प्रीमियम सामने वाली पार्टी को पे करना होता है। तो यहाँ पर फार्मर की जगह जो सब्सिडी है वो मिल रही है। तो मान लो अगर ये पुट ऑप्शन 100 रुपीज का है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगा, ऐसा नहीं है कि पर केजी के अकॉर्डिंग होता है। तो 100 रुपीज का अगर है तो नबार्ड कह रही है कि मैं यहाँ पर सब्सिडी दे दूंगी आपको, तो शायद फार्मर को केवल 50 रुपए देने पड़े। ये किसके लिए? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो एफपीओस जिनको नबार्ड, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नफीड, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस और कोऑपरेटिव्स आपकी प्रमोट कर रही हैं। सो कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक। केवल यही 7 स्टेट्स क्यों कवर्ड है जहां पर एफपीओज होंगी जो टर्मरिक, जीरा और धनिया यहाँ पर उगाती हैं, वही तो करेंगी ना जिसका कल्टीवेशन कर रही है। सो फर्स्ट फेज में यहाँ पर एफपीओज 80 एफपीओज कवर किए गए, जिसमें 1.34 लाख फार्मर्स को कवर किया गया, और यहाँ पर जो हेजिंग हुई है, जो प्रोटेक्शन किया गया, वो 6544 टन का किया गया। ओके, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीवीए आया है वो 10.4% ग्रोथ आई है 2024-25 में। तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स आए हैं जिसमें कि जीवीए एग्रीकल्चर सेक्टर का 10.4% आया ड्यूरिंग 24-25। इससे पहले जो न्यूज पड़ी थी उसमें हमने कितना देखा था, उसमें हमने देखा था कि ये 2.4% हो चुका है, राइट, और वो 2025-26 के लिए हमने देखा था। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास में ये बोलते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने जो बजट एलोकेशन किया है वो 1.27 लाख करोड़ किया गया है 2025-26 में, और जीवीए आपको बताई दिया मैंने क्या होता है। गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है नेशन वाइड पल्सेस रेवोल्यूशन अंडर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन। तो यहाँ पर
पल्सेस रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नेशन वाइड पल्सेस रेवोल्यूशन सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन, जिसमें कि अमलाहा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाए पल्स प्रोडक्शन में और यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दें बाय 2030-31। फाइन। सो बेसिकली ये मिशन जो है ये इनॉग्रेट किया गया था फूड्स ल्यूगमस रिसर्च सेंटर अमलाहा। सेल्फ रिलायंट बनाएंगे पल्स प्रोडक्शन में। दूसरा, यहाँ पर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है पल्स इंपोर्ट पर वो बहुत हैवी है, वो हम कम करेंगे और पल्स एक्सपोर्टर यहाँ पर अपने आप को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन बढ़ाकर। पल्स मिल्स की ये बात करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि 1000 पल्स मिल्स जो हैं वो इंडिया में अक्रॉस पूरी कंट्री आपकी सेटअप की जाएंगी ताकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो। और इसमें भी यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 88 लाख फ्री सीड किट्स। ठीक है, 88 लाख यहाँ पर फ्री सीड किट्स को ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और लॉन्च करेंगे 1000 पल्स मिल्स को, जिसमें कि 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और 10,000 रुपए पर हेक्टेयर क्लस्टर बेस्ड हाई यील्ड फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सिडी 25 लाख रुपीस पर यूनिट मिल्स के लिए, प्रोडक्शन इंसेंटिव में 10,000 रुपीस पर हेक्टेयर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि इम्प्रूव्ड सीड किट्स भी मिले, इनको किट्स भी मिले और साथ में बेटर प्रोडक्शन प्रैक्टिस हो। क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन में इंसेंटिवाइज करेंगे क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली यहाँ पर एड करेंगे मध्य प्रदेश के फार्मर्स को हेल्प करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो इससे क्या होगा, 5 से 10% जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे होते थे वो कम हो जाएंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम यहाँ पर स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो है ये पल्सेस रेवोल्यूशन 2.0 माना जाता है या फिर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, ICARDA एंड ICAR यहाँ पर इसको आपका सपोर्ट कर रहा है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है बताओ मुझे एक बारी, हॉर्टिकल्चर एंड आपका हनी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगेंस्ट फेक एग्री इनपुट्स। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइन कर रहे हैं MOU डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में, ताकि एक स्टैंडर्डाइज फेसलेस फुल्ली ट्रेसेबल लॉजिस्टिक सिस्टम बने जहां सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के सैंपल्स ट्रांसपोर्ट किए जाएं। सिक्योर करेंगे टाइम बाउंड एंड टेम्पर प्रूफ मूवमेंट सैंपल्स की फ्रॉम कलेक्शन पॉइंट्स टू डेजिग्नेटेड लैबोरेटरीज। एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग यहाँ पर की जाएगी। एंटायर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को यहाँ पर डिजिटाइज करेंगे। स्टेट लेवल टारगेट्स को फिक्स करेंगे। सैंपल कलेक्शन, डिस्पैच, लेबोरेटरी टेस्टिंग, रिपोर्ट जनरेशन, प्रोसिक्यूशन का इनिशिएशन होगा वेयर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अप्रूव कर रही है GM पर्पल ब्लिस टमाटोज फॉर फ्रेश सेल। तो यहाँ पर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल ब्लिस टमाटोज हैं, जिसमें कि यहाँ पर ये सेकंड GM फ्रेश फूड होगा जो कि अप्रूव किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नॉरफ्लॉक हेल्दी प्रोड्यूस यहाँ पर डेवलपर हैं, इनको पर्पल कलर दिया जाएगा जो जीन सोर्स किए गए हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर से। एक GM बनाना यहाँ पर अप्रूव किया गया था अर्लियर, जो कि अभी मार्केट में नहीं आया है। इंडिया में कौन सी है, BT कॉटन आई थी 2002 में, केवल अकेली GM क्रॉप है। ठीक है, जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर अप्रूव की गई थी। तो इस पर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस उठे थे तो हमने नहीं बनाया आगे। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पर आपका फिर से बन गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में राजस्थान बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा। इंडिया की जो शिप पॉपुलेशन है सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली, 77.4 मिलियन शिप्स हमारे पास है। ग्लोबल रैंक अगर वूल प्रोडक्शन में देखें तो वो 9th है। इंडिया का जो टोटल वूल आउटपुट है वो 33.69 मिलियन केजीज है। राजस्थान प्रोडक्शन यहाँ पर 16,113.50 केजी करता है। 47.53% यहाँ पर नेशनल आउटपुट का शेयर है। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 7,770,000 केजीज आपके प्रोडक्शन हुआ और ये नेशनल आउटपुट का 23.06 है। तो राजस्थान एंड देन JNK आपका सेकंड स्टेट हो गया। कई बार ना एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन बनाने होते हैं तो फिर ऐसा IBPS में क्या करते हैं, बोलते हैं कि राजस्थान इज द टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड। तो आपको फिर सेकंड भी पता होना चाहिए JNK। टाइप्स ऑफ वूल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया,
कारपेट ग्रेड की होती है 85%, कोर्सर ग्रेड की होती है 10% और अप्रैल ग्रेड्स की रहती है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ग्रेड्स हैं जो कि इंडिया में वूल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 3 ग्रेड्स मतलब 3 तरह की, जिसमें कारपेट वाली सबसे ज्यादा हाई है। इंडिया अलाउ करता है व्हीट और शुगर एक्सपोर्ट्स को आफ्टर 4 इयर्स। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है कि अब हम व्हीट और एडिशनल क्वांटिटी ऑफ शुगर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि डोमेस्टिक मार्केट्स को स्टेबलाइज कर लिया है, रेन्यूमरेटिव रिटर्न्स फार्मर्स को मिल पाएंगे और सप्लाई कंडीशंस इंप्रूव हो चुकी हैं। तो व्हीट यहाँ पर 25 लाख मैट्रिक टन और व्हीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर 5 लाख आपके मैट्रिक टन। व्हीट मतलब यहाँ पर पूरा गेहूं जाएगा और व्हीट प्रोडक्ट्स में जो सामान आपका व्हीट से बनता है वो वाले प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा एडिशनल 5 LMT ऑफ शुगर, ताकि यहाँ पर जो शुगर मिल्स एक्सपोर्ट करना चाहती हैं करेंट शुगर सीजन में। फिर ये बोलते हैं कि इंडिया ने पहले बैन कर दिया था 13 मई 2022 में, जहां पर ये व्हीट आपका फ्रॉम द फ्री टू द प्रोहिबिटेड एक्सपोर्टेड कैटेगरी में चला गया था, ताकि इसके प्राइसेस को कंट्रोल करें। FCI यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा है 182 LMT व्हीट इन द सेंट्रल पूल एज ऑफ 1 अप्रैल 2025। इंश्योर करेंगे कि फूड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है मल्टीलिंगुअल AI टूल भारत विस्तार फॉर एग्रीकल्चर। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस करा है लॉन्च भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एक मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इंडिया के इंटायर डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे डेटा जो हमें एग्री स्टैक से मिलता है और iCAR से मिलता है। यहाँ पर वेरीफाइड साइंटिफिक लोकलाइज एडवाइजरीज फार्मर्स को दे पाएंगे। जैसे पुराने डेटा से हमने देखा कि प्रोजेक्शंस कैसे रहेंगे, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे और जो रिस्क है फार्मर्स के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म केवल गवर्नमेंट यूज के लिए नहीं है, स्टार्टअप्स, प्राइवेट फर्म्स भी यहाँ पर UFSI बेस्ड अपने एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस के साथ में इसको इंटीग्रेट कर इनोवेटिव सर्विसेज जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग और मार्केट लिंकेज दे सकते हैं। फार्मर्स रिटेन करेंगे ओनरशिप अपने डेटा की और ये एक फिड्यूशियरी की तरह काम करेगा और कोई भी एक्सेस बाय प्राइवेट एंटिटीज इसमें एक्सप्लिसिट फार्मर कंसेंट लगता है, जो कि लॉज लाइक IT एक्ट एंड आधार एक्ट आपका गवर्न होता है। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं भारत विस्तार फेज 1 इन राजस्थान। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट कर रहे हैं भारत विस्तार स्कीम, भारत होगा ये, ठीक है, इन जयपुर राजस्थान। सो यहाँ पर वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है ताकि एक्सेस कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को। सो एक मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड टूल है जो हमने अभी देखा था, अब ये यहाँ पर आपका राजस्थान में भी लगाया जा रहा है। क्रॉप प्लानिंग, पेस्ट कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, मंडी के प्राइसेस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब बताएंगे। तो अभी हिंदी और इंग्लिश में है, एक्सप्लेन करेंगे 11 रीजनल लैंग्वेजेस विद इन द 6 मंथ्स। ठीक है, और फार्मर्स जो हैं उनको एक्सेस दी जाएगी वाया वॉइस एंड टेक्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक फोन एक्सेस की बात कर रहे हैं। बेसिक फोन एक्सेस में यहाँ पर फार्मर्स जिनके पास में सिंपल सा कीबोर्ड फोन है उनको भी यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी अगर वो 155261 को डायल करते हैं। रियल टाइम अलर्ट्स दिए जाएंगे वेदर एंड पेस्ट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर अलाउ करेंगे फार्मर्स को कि वो बेनिफिट्स ट्रैक कर सकते हैं। ग्रीवांस स्टेटस यहाँ पर आपका दिया जा सकता है। भारत विस्तार पार्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। लेवरेज करेंगे एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, UPI और एग्री स्टैक को। डिजिटल फिशरीज फ्रेमवर्क एंड फ्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सेस पास हो। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के पास में कोस्ट लाइन है 11,099 किलोमीटर की और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर की। करेंटली यहाँ पर फिशिंग जो है वो लिमिटेड है टू 40 to 50 नॉटिकल माइल्स। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप यहाँ पर 49% इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ में पोटेंशियल कैच कर रहे हैं 2.4 लाख टन का। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सस्टेनेबल हार्नेसिंग करेंगे फिशरीज की EEZ रूल्स में 2025 में। राजीव रंजन सिंह यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं एक्सेस पास फॉर फिशिंग इन इंडिया EEZ इन वेरावल गुजरात, जहां पर ये 37 फिशरमैन आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इनको पासेस 37 फिशरमैन को फ्रॉम 13 कोस्टल स्टेट्स।
डिजिटल इकोसिस्टम, रियल क्राफ्ट फ्री एक्सेस पास जो है वो इशू किया जाएगा अपग्रेडेड रियल क्राफ्ट पोर्टल के थ्रू, जिसमें कि मपीडा फॉर कैट सर्टिफिकेट्स आएंगे, EIC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल फॉर हेल्थ सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेबिलिटी में ट्रेडिशनल नॉन मोटराइज्ड क्राफ्ट जो है वो एग्जाम्प्ट किए गए हैं, केवल मैकेनाइज्ड वेसल्स और लार्ज मोटराइज्ड वेसल्स जो हैं इनको अलाउ किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पर सिप नेट एंड FSI के थ्रू यहाँ पर इसको रोल आउट किया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही है 1 लाख ट्रांसपोर्टर्स को, 50,000 डन है, प्रोवाइड करेंगे 5 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर 6 लाख फिशर फैमिलीज ड्यूरिंग फिशिंग बैन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ओवरऑल जो न्यूज है वो आपकी डिजिटल फिशरीज फ्रेमवर्क एंड फ्री इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स एक्सेस पास। क्लियर हो गया ये वाला सारा का सारा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया ना ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं और एम्पायर कर रहे हैं फिशिंग, कि आप EEZ में अगर कर रहे हो तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव जोन रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। और यहाँ पर एक ये की कंपोनेंट बन गया, फ्री ऑनलाइन पास इशू किया जाएगा। ठीक है, सो आपके पास रियल क्राफ्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट पोर्टल। ठीक है, इसको मपीडा और EIC के साथ में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। मैकेनाइज्ड फिशिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, लार्ज मोटराइज्ड वेसल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैकेनाइज्ड नहीं है तो नहीं जा सकते हो। ट्रेडिशनल नॉन मोटराइज्ड वाली अलाउड है नहीं, जीरो या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं जीरो फी है, ऑनलाइन ये पास आपको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन जो किया जाता है वो यहाँ पर एक वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे जो कि 2 हफ्ते में कर लेंगे। इसके अलावा फॉरेन वेसल्स को अलाउ नहीं किया गया है और पासेस 3 साल के लिए आपके वैलिड हैं और इनको रिन्यू करना होगा 30 दिन पहले बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये वाले सर्कुलर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए आपके नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए एंड नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।